दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। मोरेटोरियम, ईएमआई मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग की कड़ी में एक और वीडियो है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी डिटेल गाइडलाइंस पर्सनल लोन्स के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए इशू कर दी हैं, जो कि बेस्ड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बेस पे। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपने अपने पर्सनल लोन्स जो इंक्लूड करते हैं होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन्स, ये सब उसमें आ जाते हैं कि आप उनको अगर रिस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम इस पे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले जो अच्छी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल रिलीज कर दिया है जिस पे आप ऑनलाइन अपने घर बैठ पे ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं हम उसके ऊपर आगे देखते हैं। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि 1 मार्च 20, दैट इज बिफोर कोविड, आपका जो अकाउंट है वो रेगुलर होना चाहिए, या अगर इरेगुलरिटी है और इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है तो वो 29 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 30 दिन से ज्यादा की इरेगुलरिटी है तो वो स्ट्रेस एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा और आपका अकाउंट उसके लिए एलिजिबल, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन कि आपकी सैलरी, आपकी इनकम, बिजनेस इनकम या आपकी सैलरी जो फरवरी 20 की सैलरी है उससे कम होनी चाहिए और आप इसे प्रूव करने की पोजीशन में होने चाहिए। मतलब आपकी सैलरी स्लिप फरवरी में अगर 50,000 है तो अभी करंट सैलरी स्लिप जो है वो कम से कम 50 से नीचे, मतलब 45,000 या उससे कम होनी चाहिए। इसी तरह बिजनेस इनकम भी जो है आपकी बिजनेस इनकम भी फरवरी लेवल से आज की डेट में कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी सैलरी स्लिप फरवरी 20 से आज की डेट में ज्यादा इनकम शोर कर रही है तो आप इस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आपने करंट फरवरी 20 की सैलरी बता दी, उसके बाद आपको बताना है करंट सैलरी कितनी है या करंट इनकम कितना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोजेक्टेड इनकम बतानी है कि आगे फ्यूचर में अगर आप मोरेटोरियम लेना चाहते हैं तो मोरेटोरियम के खत्म होने तक, जो मोरेटोरियम 24 महीने के लिए अवेलेबल है, अगर आप मैक्सिमम 24 महीने के लिए मोरेटोरियम देते हैं तो आपका इनकम लेवल, जो प्रोजेक्टेड इनकम लेवल है, मोरेटोरियम खत्म होते समय आपका प्रोजेक्टेड इनकम लेवल क्या होगा, सैलरी आपकी कितनी होगी, जो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन करके बैंक को बताना है कि आपकी इनकम मोरेटोरियम खत्म होने के बाद इतनी होगी। उसका कारण यही है कि बैंक को यह देखना है कि मोरेटोरियम खत्म होने के बाद जो आपकी रिवाइज्ड ईएमआई बनेगी, क्या आपकी सैलरी उसको उस समय सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। मोरेटोरियम जैसे मैंने बताया 1 महीने से लेके 24 महीने तक आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 महीने का मोरेटोरियम का मतलब है कि आप अपनी ईएमआई को डेफर कर सकते हैं अगले 24 महीने तक। मोरेटोरियम के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टोटल लोन के टेन्योर को 2 साल या जितना मोरेटोरियम आप अप्लाई कर रहे हैं उतना आप बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप अप्लाई कर सकते हैं टेन्योर, मतलब टोटल लोन के पीरियड को बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 2 साल तक बढ़ सकता है। पहली ये है कि आप मोरेटोरियम अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, आप टेन्योर को इंक्रीज करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ कहें कि मेरा मोरेटोरियम दे दीजिए, लेकिन टोटल जो रिमेनिंग टेन्योर है आप उसको इंक्रीज मत कीजिए। दैट इनडायरेक्टली मीन्स कि आप 2 साल के बाद
जो आप ईएमआई देंगे वो रिमेनिंग पीरियड में ईएमआई देनी पड़ेगी, रिमेनिंग जो आपका टेन्योर है लोन का उसमें देनी पड़ेगी, तो आपकी ईएमआई 2 साल के बाद ज्यादा हो जाएगी। मतलब आपको जो रिलैक्सेशन चाहिए सिर्फ मोरेटोरियम पीरियड की 2 साल की चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप अपना टोटल लोन टेन्योर, अगर आप 15 साल बाकी बचा हुआ है तो उसको 17 साल कर सकते हैं, अगर 20 है तो 22 साल कर सकते हैं, कि आप लोन टेन्योर इंक्रीज करवाना चाहते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। आपने 2 साल मोरेटोरियम इंक्रीज करवा लिया और सिमिलरली 2 साल आपने टोटल लोन का टेन्योर इंक्रीज करवा लिया। दोनों चीजें आप एलिजिबल हैं। उसके हिसाब से ही आपकी रिमेनिंग पीरियड में ईएमआई कितनी बनेगी वो फिक्स की जाएगी। जो नई ईएमआई होगी आपके मोरेटोरियम पीरियड खत्म होते समय आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ द लोन जो कि होगी आपका प्रिंसिपल, आज की डेट का टोटल आउटस्टैंडिंग प्लस मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट, जिसे कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, मतलब वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। से 100 रुपीज आज की डेट में आपके लोन के आउटस्टैंडिंग है, 5 रुपए उस पर इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल का मोरेटोरियम एग्जांपल ले रहे हैं, 2 साल के मोरेटोरियम पीरियड में तो आपका मोरेटोरियम पीरियड खत्म होते हुए लोन बन जाएगा 105 रुपए। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग टेन्योर है लोन का उससे डिवाइड करके आपकी ईएमआई कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरह जो आपकी ईएमआई कैलकुलेट करके आएगी उसको बैंक वैलिडेट करेगा, चेक करेगा कि आपने जो प्रोजेक्टेड इनकम बताई है मोरेटोरियम पीरियड के खत्म होते हुए, जो प्रोजेक्टेड इनकम बताई है उसकी ईएमआई एनएमआई रेशियो कितनी निकल रही है। अगर वो आपने जिस कैटेगरी में जिस प्रोडक्ट में लोन लिया हुआ है उसके पैरामीटर के हिसाब से 50-60% जो भी आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो बैंक ने फिक्स किया हुआ है वो अगर मैच करती है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। हो सकता है आपकी ईएमआई ज्यादा बन रही हो और आपने जो इनकम प्रोजेक्ट की है वो कम बन रही हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। उसके बाद बैंक वैलिडेट करेगा एलटीवी रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो, कि आपने जो लोन आपका आउटस्टैंड आज करता है प्लस एक्रूड इंटरेस्ट मोरेटोरियम पीरियड का, उस डेट को आपकी जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसकी और टोटल आउटस्टैंडिंग की जो आपका लोन आउटस्टैंड करेगा मोरेटोरियम पीरियड के बाद, उस रेशियो को देखा जाएगा। उस रेशियो में आपका मार्जिन फिक्स होता है या नहीं होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से 80, 85, 90% का जो एलटीवी रेशियो रखना पड़ता है, क्या उसमें आप फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपका एक्रूड इंटरेस्ट 2 साल लगेगा और आपकी अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इतनी नहीं है कि उस 2 साल के इंटरेस्ट को कवर करके एलटीवी रेशियो बैंक के नॉर्म के हिसाब से आए, उस कंडीशन में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए कि आपकी रिवाइज्ड ईएमआई, रिवाइज्ड टोटल आउटस्टैंडिंग को कवर करने के लिए बीच में मार्जिन रखने के बाद। अब ये सब चीजें जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपना डाटा फीड करके चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका एंड ऑफ दैट डाटा फीडिंग के बाद बता दिया जाएगा कि आप इस रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको नॉर्मल जो अभी एग्जिस्टिंग ईएमआई है वो देनी पड़ेगी। अगर है तो आपको अपनी ब्रांच या अपने प्रोसेसिंग सेल में जाके अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो गया, अपनी प्रोजेक्टेड सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम हो गई, ये सब चीजें अपनी प्रोसेसिंग सेल को देके और वहां एक डॉक्यूमेंट साइन करके अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब है घर बैठे हुए आप अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, एक विजिट में अपने प्रोसेसिंग सेल अपनी ब्रांच में जाके उसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना लोन रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल को नहीं यूज करना चाहते हैं
तब भी अपनी ब्रांच को अप्रोच करके, अपने प्रोसेसिंग सेल को अप्रोच करके आपकी एप्लीकेशन वो ऑनलाइन पोर्टल में वहां बैठ के भी डाल सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इन सब के बाद एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग अवेल करते हैं तो आपके लोन पे जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उस पे 0.35% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपने लोन रिस्ट्रक्चर करवाया है। अब बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों मांग रहा है? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रोविजन है आपके लोन के ऊपर प्रोविजन बढ़ा दी है, क्योंकि आपने लोन रिस्ट्रक्चर करवाया है, और प्रोविजन बढ़ने की वजह से बैंक ने इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया है आपके लोन अकाउंट पे। अब आप जल्दी से sbi.co.in साइट पे जाइए, आप देखिए अपना डाटा फीड करके कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिजिबल हैं, डाटा फीड कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लीजिए और अपनी ब्रांच में अपने प्रोसेसिंग सेल में जाइए। और इस जो कोविड के समय में एक जो प्रॉब्लम हम सब के लिए आ गई है कि हम अपनी EMIs को कैसे पे करें, आप उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ये तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस। ऑन द सिमिलर लाइंस वी आर एक्सपेक्टिंग HDFC, ICICI और बाकी बैंक भी इन्हीं लाइंस पे, इन्हीं पैरामीटर्स पे अपनी गाइडलाइंस जल्दी ही इशू करेंगे और पोर्टल भी बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।